वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा जो वेबिनार है वो है कि भिंडी ओकरा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसका प्रोडक्शन 40% 40% कैसे ले सकते हैं। आप ये शेयर करिए चैट बॉक्स के अंदर कि आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है। क्या आप जानना चाहते हैं भिंडी की खेती के बारे में? आपके मेजर कंसर्न क्या है? क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा उत्पादन 40% ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है। पढ़ाई करी है मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट में किया है। मुझे ये एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर 21 साल का अनुभव है। मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी 100 से भी ज़्यादा नॉन पॉइजन बिना जहर वाले प्रोडक्ट बनाती है जो एग्रीकल्चर, लैंडस्केपिंग, फार्मिंग, गार्डनिंग में यूज़ होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट www.utkarshagro.com में मिलते हैं। मैंने 21 सालों में काम किया है कंसल्टिंग करके। जैसे केला है, पपीता है, आम है, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल, जिसमें मैंने ओकरा में भी काफ़ी काम किया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरी दूसरी कंपनी भी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसमें हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ सेल करते हैं, पेड़ बड़े करके देते हैं, मियाँ वाक्की की तरह से करके देते हैं, लैंडस्केपिंग करके देते हैं। उस कंपनी का मैं पार्टनर हूँ। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIM जम्मू और ADI में। हमारी कंपनी जो है सूरत बेस्ड है, और आप हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा, हमारी वेबसाइट के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। आज अपने जो बेसिक चीज़ें होती है कोई भी खेती की, जो ओकरा में भी हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि क्लाइमेट क्या होना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कैसे सोइंग करना है, सीड कैसा होना चाहिए, कितना लेना चाहिए, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कितनी है, अंतर आंतरखेड़ कैसे करेंगे, पानी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कौन कौन से पेस्ट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, डिजीज क्या होता है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हार्वेस्टिंग कब कैसे करते हैं और कितनी ईल्ड आती है, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट। भिंडी को लंबा गर्मी वाला पीरियड चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए, और नॉर्मली गर्मी के साथ में अगर मॉइस्चर भेज ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है तो वो बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली 24 से लेके 27 डिग्री के बीच में वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये बरसातों का क्रॉप है। तो बरसातों के सीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत सारा बरसात होती है, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल क्रॉप ले सकते हैं। भिंडी को बर्फ वाला क्लाइमेट नहीं चलता है, तो वो उसके लिए सीड भी जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ठंड के समय नॉर्मली भिंडी लगाई नहीं जाती है। 20 डिग्री 20 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो भिंडी नहीं लगानी चाहिए। जमीन की कंडीशन, भिंडी को बहुत अलग अलग तरह की आप जमीन में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जमीन जो रहती है वो रहती है कि डीली लूज, जो पानी जल्दी छोड़ देती है, रेती वाली जमीन, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑर्गेनिक मैटर अगर अच्छा नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे हम रिकमेंड करते हैं ऐड कर देना चाहिए। या फिर ब्लैक काली हैवी सॉइल में भी, जिसकी निदार शक्ति बहुत अच्छी है, पानी जल्दी छोड़ देती है, जमीन का पीएच अराउंड 6 से 6.8 एकदम अच्छा माना जाता है। हाई पीएच वाली जमीन, 8 से ऊपर वाली जमीन, क्षार वाली जमीन, मतलब जिसके अंदर सॉल्ट है, और जिस ऐसी जमीन जिसकी ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जो पानी जल्दी नहीं छोड़ती है, वो ज़्यादा अच्छी भिंडी को उगाने के लिए नहीं है। तो ये एक बेसिक बातें हैं जो हमें बता रहना चाहिए। सीजन, तो उसका ऑप्टिमम टाइम जो रहता है सीड लगाने का, तो आप कौन से क्लाइमेट आपका क्या है, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, और उस वैरायटी को क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। नॉर्मली जनवरी से मार्च के बीच में लगाई जाती है, काफी लोगों ने लगा ली है, काफी लोग लगा रहे हैं। दूसरा, बरसातों से पहले, बरसात के समय जून से अगस्त के बीच में भी लगाई जाती है। एग्जैक्ट महीना जो है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आप स्थित हैं।
तो आपके एरिया में जो जिस तरह से लगाई जा रही हो उसको ध्यान में रख के आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीड रेट मतलब कितना सीड लगेगा और उसको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो भिंडी को नॉर्मली 1.5 से 2.5 किलो सीड लगता है प्रति एकड़ अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं। अगर आप बरसातों में लगा रहे हैं तो 3 से 4 किलो लगता है, और वो भी ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। इसके अंदर दो तरह की वैरायटी आती है, ओपी वैरायटी भी होती है और हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। हाइब्रिड ओपी वैरायटी में सीड की जरूरत ज्यादा रहती है, हाइब्रिड में थोड़ी कम रहती है। तो सीड रेट उस पर भी डिपेंड करता है कि जर्मिनेशन कितना परसेंटेज है, आप स्पेसिंग कितना रखने वाले हो और कौन से सीजन में लगाया, जैसे मैंने बताया। नॉर्मली भिंडी को अगर सूडोमोनास उसका सूडोस के अंदर 6 घंटे पहले लगा दिया जाता है तो उसकी जर्मिनेशन की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और जो फंगस लगने के जो डर रहते हैं डाईबैक के वो कम हो जाते हैं। और फिर सीड्स को छाए में लगा दिया जाता है और फिर उसे लगाना चाहिए। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो उत्कर्ष सूडोस। जमीन की तैयारी, जमीन को तैयार करने से पहले उसे 2 से 3 बार प्लाव करना चाहिए। उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से कंपोस्ट किया हुआ 6 से 8 टन प्रति एकड़ गोबर खाद देना चाहिए, जो एकदम काला और बिना स्मेल का हो जमीन तैयार करते समय। नॉर्मली भिंडी को फ्लैट जमीन में भी लगा सकते हैं, या आप पहाड़ा के ऊपर, हम लोग गुजराती में पहाड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में रिजेस बोलते हैं, उस पर लगाया जा सकता है। अगर आपकी सॉइल एकदम हैवी है, काली जमीन है, तो आपको उसकी सोइंग पहाड़ के ऊपर ही, रिजेस के ऊपर ही करनी चाहिए। जमीन फ्लैट जमीन पर आपको नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि नीम का केक है या फिर मुर्गी का खाद है, वो अगर रहता है तो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है और यील्ड भी बहुत अच्छी रहती है। अगर नीम केक और पोल्ट्री मैन्योर यूज किया जाता है तो वो यूज करने से, इस्तेमाल करने से केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है और क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है फल की। अंतर, जो हाइब्रिड वैरायटी लगाई जाती है उसकी नॉर्मली स्पेसिंग रहती है 75 सेंटीमीटर 2 रो के बीच में, और 30 सेंटीमीटर 2 पौधों के बीच में, या 60 सेंटीमीटर 2 रो के बीच में, और 45 सेंटीमीटर 2 बीज के बीच में। जैसे मैंने आगे बताया, प्री सोकिंग पानी के अंदर अगर 3-4 दिन पहले उसको पानी में अगर रख दिया जाता है तो जर्मिनेशन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो भिंडी का बीज बहुत कड़क होता है तो उसको पहले से लगा दिया जाए तो अच्छा रहता है। ये कुछ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो फर्टिलाइजर है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आपकी जमीन कैसी है और कैसे आपने ऑर्गेनिक मैन्योर दिया है। तो जैसे मैंने आगे बताया 6 से 8 टन पहले गोबर खाद देना है। नॉर्मली एनपीके की जो रिक्वायरमेंट है वो है 40 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फॉस्फोरस, 20 केजी पोटेशियम की रिकमेंडेशन है पर एकड़, जिसमें से आधा डोज और पूरा का पूरा डोज फॉस्फोरस पोटेशियम का, आधा डोज नाइट्रोजन का लगाने से पहले लगा दिया जाता है। उसके बाद जो आधा जो है वो बाद के 30 दिन के बाद लगाया जाता है, अर्थिंग मतलब पाड़ा चढ़ा के, मिट्टी को चढ़ाते समय। फर्टिलाइजर को नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो 2 पहाड़ के बीच में, रीच के बीच में जो फरो होता है उसके अंदर लगा दिया जाता है। नॉर्मली नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर होता है वो यूरिया है या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम सल्फेट यूज किया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी के लिए 60 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो P2O5 और 30 किलो K2O यूज होता है। जैसे आगे बताया तो 30% 30% नाइट्रोजन और 50% फॉस्फोरस और पोटाश बेजल डोज में शुरुआत में लगाना रिकमेंडेड है, और बाकी का जो 50% फॉस्फोरस और 40% नाइट्रोजन और 25% पोटेशियम है वो पहला बार फर्स्ट ड्रेसिंग 4 वीक के बाद, 4 वीक्स के बाद में लगाया जाता है। बाकी का जो 30% नाइट्रोजन बचा है और 25% पोटेशियम बचा है तो उसको सेकेंड जब ड्रेसिंग अप करते हैं अराउंड 7 वीक के बाद में सोइंग के, तब करते हैं। ये सारा यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है। कुछ हमारे अनुभव के हिसाब से हमने जो कंसल्टिंग की है उसके हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन भी है, जिसके हिसाब से लगाते समय क्वांटिटी के अंदर करें तो डीएपी और एमओपी का शुरू में लगाने के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं, साथ में मार्वल जी। 5 दिन के बाद में रूट्स मल्टीप्लाई और स्ट्रेस फ्री का जर्मिनेशन के 5 दिन के बाद में, ताकि जड़ें अच्छी बन जाएं। उसके बाद में 19-19 कॉम्बी सॉइल और हॉर्स पावर दिया जाता है ताकि टिलरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। फ्लावरिंग के स्टेज के अंदर MAP 1261 थोड़ा सा यूरिया, हॉर्स पावर, स्ट्रेस फ्री, मैग्नीशियम सल्फेट का रिकमेंडेशन है। ये अलग अलग हमारा जो रिकमेंडेशन है ये
ये सॉइल का रिकमेंडेशन है और ड्रिप इरिगेशन का जो शेड्यूल है वो है। और ये स्प्रे का रिकमेंडेशन है जिसमें हर 10-10 दिन में अगर आप स्प्रे करते हैं तो हर स्टेज के अंदर पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और जितना मतलब बेस्ट हम लोग सबसे अच्छा वो प्रोडक्शन हम लोग उसमें ले सकते हैं। जैसे ये बेसल डोज के अंदर हमारा मार्वल जी का रिकमेंडेशन है। फिर 5 दिन के बाद रूट्स मल्टीप्लाई स्ट्रेस फ्री, 6 से 16 दिन के बीच में 19-19 और कॉम्बी 2। फ्लावरिंग से फ्रूट स्टेज के ये सारे रिकमेंडेशन हैं हमारे। फ्लावरिंग से फ्रूट स्टेज के अंदर 0-52-34 कॉम्बी 2 का रिकमेंडेशन है। इसी तरह से स्प्रे के भी अलग अलग रिकमेंडेशन है कि अलग अलग टाइम पे कौन कौन से हमें स्प्रे करने चाहिए। ये ड्रिप एप्लीकेशन हैं। अब हम देखेंगे इंटरक्रॉपिंग, उसके साथ में कौन कौन सा क्रॉप लगाया जा सकता है। नॉर्मली ओकरा को, भिंडी को बहुत नजदीक नजदीक लगाया जा सकता है। तो उसके साथ में बीन्स एक एडिशनल क्रॉप की तरह लगाया जा सकता है। जो भी क्या बोलते हैं कठोर, हम लोग गुजराती में कठोर बोलते हैं, या जिसके दलहन दलहन क्रॉप जो होता है वो अगर उसके साथ में लगाया जाता है तो बहुत बेनिफिशियल रहता है क्योंकि नाइट्रोजन देता है। उसकी वजह से एडिशनल प्रॉफिट भी, ज़्यादा नफा भी होता है। दूसरा लौकी नहीं, सॉरी, अपना तुरई तुरई लगा सकते हैं। और चौली या लोबिया जिसको कहा जाता है, और वो उसके साथ में लगाया जा सकता है भिंडी के साथ में। आप क्या डिस्टेंस लगा रहे हैं और दूसरा उसके साथ क्या प्लांट लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिस्टेंस तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज लगाना है ताकि आपको ऑप्टिमम सबसे अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो सके। इंटरकल्चरल ऑपरेशन, वीड्स को, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए 3 से 4 बार होइंग का करते हैं ताकि वीड्स दूर हो जाए और हवा भी अंदर अच्छी जाए। जो पहला बार जो कल्टीवेशन किया जाता है वो 2 वीक के बाद किया जाता है सोइंग के, और उसके बाद में वीकली इंटरवल के ऊपर उसके बाद में किया जाता है। मल्चिंग भी आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक मल्च के द्वारा, या फिर काली पॉलीथीन जो मल्चिंग शीट रहती है उसको लगा सकते हैं ताकि मॉइस्चर मेंटेन हो सके और वीड्स को भी हम कंट्रोल, खरपतवार को भी हम नियंत्रण में रख सकें। पानी का मैनेजमेंट, आप कौन से क्लाइमेट में लगा रहे हैं, सीजन में लगा रहे हैं और कौन सी जमीन के टाइप के हिसाब से लगा रहे हैं, उसके हिसाब से नॉर्मली पानी देने की फ्रीक्वेंसी तय होती है। अगर आप बरसातों में लगा रहे हैं तो अगर हैवी रेनफॉल एरिया है, ज़्यादा बरसात पड़ रही है तो आपको कुछ ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बरसात रेगुलर गिर रही है तो पानी को एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है भिंडी को। अगर आपने लगा दिया है तो उसको भिंडी लगाने के बाद में लाइट इरिगेशन की ज़रूरत रहती है। उसके बाद हर 4 से 5 दिन के अंतर पर आपको पानी देने की ज़रूरत रहती है। मॉइस्चर मेंटेन करना थ्रू आउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर मॉइस्चर का स्ट्रेस पड़ता है, पानी का स्ट्रेस पड़ता है जब फ्रूट का सेटिंग स्टेज आ रहा है, तो फल की क्वालिटी उसमें खराब हो जाती है और ईल्ड में भी असर आता है। इसलिए आपके पानी की अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से आपको लगाना चाहिए। नॉर्मली जो पानी दिया जाता है वो फरो मेथड से दिया जाता है, मतलब कि 2 पहाड़ के बीच में जो पानी छोड़ दिया जाता है उस तरह से नॉर्मली भिंडी में पानी दिया जाता है। खरपतवार की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खरपतवार को नियंत्रण करना, क्योंकि खरपतवार की वजह से उत्पादन तो घटता ही है, लेकिन उसके साथ में खरपतवार के अंदर वाइट फ्लाई रहती है जो वायरस लाने के लिए जवाबदार रहती है। तो उसको नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको 20 से 25 दिन के ग्रोथ के स्टेज के बाद में आपको पहली बार बीडिंग करने की ज़रूरत है, और टोटल मिला के 3 से 4 बीडिंग होती है। पहली वीडिंग 2 वीक के बाद में, और उसके बाद हर 20-25 दिन के हिसाब से कर सकते हैं। आप जैसे ही आपने बीज लगा दिया उसके बाद में आप बेसालिन करके आता है या स्टॉम्प आता है, उसका आप एज ए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। वो यूज करने से पहले 25-30 दिन तक अपने आप वीड्स कंट्रोल रहते हैं और हमें वीडिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। और जैसे ही हम पहला कल्टीवेशन कर लेते हैं उसके बाद में उसका असर खत्म हो जाता है
और हमें फिर वीड कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। आज ग्रोथ रेगुलेटर जो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं भिंडी के उत्पादन के लिए। तो उसके लिए ईल्ड अच्छी बनाने के लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए जिब्रेलिक एसिड 400 ppm के हिसाब से, इंडोलेसिटिक एसिड 200 ppm के हिसाब से सीड जर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आप जैविक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो जैविक ट्रीटमेंट के लिए आप उत्कृष्ट माइक्रोब्स का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर सभी तरह के जैविक खाद आ जाते हैं। हाइट का कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। भिंडी के अंदर हमें जो फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट जो जब अपना भिंडी का हार्वेस्ट हो जाता है तो उसके मेन स्टेम को काट दिया जाता है, तो ताकि उसकी जो हाइट जितनी चाहिए उतनी हाइट रहे। और अगर साइड से भी कुछ भी निकल रहा है तो उसे भी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा हाइट के बारे में यह है कि भिंडी के अंदर जितनी धीरे से हाइट आएगी उतना ज्यादा महत्व रहेगा। अगर बहुत ज्यादा हाइट आ जाती है शुरू से ही तो भिंडी का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि भिंडी हाइट पकड़ लेता है। तो हमें नाइट्रोजन खाद का उपयोग अपनी जमीन को समझ के करना चाहिए। इसलिए जब हमने रिकमेंडेशन दिया है हमारे अनुभव के हिसाब से, तो हमने ज्यादा यूरिया का रिकमेंडेशन नहीं किया है, लेकिन हम हमेशा जो यूनिवर्सिटी बोलती है उसका रिकमेंडेशन भी बताते हैं। तो आप अपने जमीन के हिसाब से करिए। हाइट बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए। जितनी कम हाइट में भिंडी लगेगी उतना ज्यादा उत्पादन आएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे हाइट बढ़ती रहे और भिंडी का उत्पादन आए तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए कई बार हाइट को कंट्रोल करने के लिए लिहोसिन का भी उपयोग किया जाता है। लिहोसिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसका भी उपयोग काफी सारे किसान करते हैं। 3 ml 15 लीटर पानी में, 5 ml 15 लीटर पानी में, उसके हिसाब से। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो पेस्ट आते हैं भिंडी के अंदर उसके बारे में। सबसे पहला है रूट और फ्रूट बोरर। जो नॉर्मली बरसात के टाइम पर ये बोरर दिखाया जाता है। इसके अंदर जो एडल्ट फीमेल होती है वो अंडे रखती है पत्तों के ऊपर या फूल के ऊपर या फिर नाजुक फल के ऊपर। छोटे छोटे ब्राउन कलर के कैटरपिलर क्या बोलते हैं भिंडी के अंदर घुस जाते हैं या फिर शूट के अंदर घुस जाते हैं और मेन के अंदर, और उसके बाद में है ना पौधा यूं सूखना शुरू हो जाता है, जैसा दिखाई दे रहा है ये। और ये जिस भिंडी के फल को वो नुकसान करते हैं तो उसको खाने लायक भी नहीं रहता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए अगर जो फल दिखाई दे रहा है उसको हमें निकाल देना चाहिए और गाड़ देना चाहिए जमीन के अंदर। अगर केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो आप क्विनालपोस का या कार्बोराइल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारा उत्कर्ष का नीमोस गोल्ड जो 10,000 ppm नीम ऑयल आता है, तो 1 से 2 ml के हिसाब से आप आराम से नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन नीम ऑयल का कंट्रोल जैसा हर 10 दिन में मैंने स्प्रे बताया, तो उसके हिसाब से हर दूसरे स्प्रे में ले लेना चाहिए। फ्रूट बोरर जो फ्रूट बोरर रहता है कि फल के अंदर ऐसे हरा रंग की जो होती है वो अंदर बोर करके होल करके अंदर घुस जाती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए या प्रोपेनोपोस का या कार्बोराइल का या बीटी का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हमारा उत्कर्ष का भी बीटी बहुत जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं, आपको अप्रैल से वो भी मिल जाएगा। जो भी क्या बोलते हैं फल नुकसान किया है या लार्वा ने नुकसान किया है उसको आप कलेक्ट करके वो जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। जब फल बिल्कुल तैयार हो रहा हो उस समय आपको इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पूरा का पूरा फल को बहुत जहरी बना देता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, उत्कर्ष नीमोस गोल्ड का 1 से, ताकि आप लंबे समय तक फ्रूट बॉरर को नियंत्रण में रख सकें। लीफ रोलर, जो लीफ रोलर होता है उसके अंदर जो इल्ली होती है वो पत्तों को खाना शुरू कर देती है। पत्ते को फोल्ड घुमा डालती है और वो पत्तों के अंदर बैठी रहती है। अगर आपके पत्ते आपको फोल्ड दिख रहे हैं, यूं मुड़ चुके हैं, अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं, तो आप समझ लेना कि ये लीफ रोलर है। अगर लीफ रोलर को पहले अगर दिख रहा है जो पत्ते मुड़े हुए, तो आप पहले हाथ से उसको तोड़वा सकते हैं और उसको जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। उसके अलावा आप स्प्रे कर सकते हैं कार्बोराइल या क्विनालफोस का।
ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए आप उत्कृष्ट निमोज गोल्ड का भी कर सकते हैं। ब्लिस्टर बीटल, इस तरह की लाल काले रंग की बीटल रहती है जो एडल्ट स्टेज में बहुत बड़े पैमाने पे पत्ता खा जाती है। क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ से नया फल आ रहा है उसी पार्ट को नुकसान करती है, तो उसकी वजह से उत्पादन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपको ये इस तरह का कीड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको उसको हाथ से पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, या केमिकल नियंत्रण के लिए आप थायोडिकार 0.009% का स्प्रे करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए आप वापस से नीम ऑयल का या बायोक्लिनशिप, उत्कर्ष बायोक्लिनशिप का भी उपयोग कर सकते हैं। लीफ हॉपर, ये नॉर्मली क्रॉप के अर्ली स्टेज पर ही अटैक करता है। ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के हॉपर्स होते हैं जो पत्ते के पीछे के साइड पर दिखाई दिए जाते हैं। इसको जैसिड्स भी कहते हैं। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, नॉर्मली ये सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और रस चूस लेते हैं। रस चूसाने की वजह से जो पत्ते रहते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाते हैं मार्जिन से, और ऐसा लगता है कि जैसे पत्ते जल गए हों, और इसकी वजह से ग्रोथ भी अटकनी शुरू हो जाती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए आप ऑक्सीडेमाथोन मिथाइल या डाइमिथियोएट, जिसको रोगर कहा जाता है, इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचने के लिए जो बीज होते हैं वो इमिडाक्लोरोपिड 75% WS से ट्रीटेड वाला ले सकते हैं। काफ़ी सारे बीज ऑलरेडी जो लाल रंग के आते हैं जो हाइब्रिड रहते हैं वो ऑलरेडी इमिडाक्लोरोपिड से ट्रीटेड भी होते हैं, या आप थाइमिथोक्सान से भी सीड को ट्रीट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के साथ। वाइट फ्लाई सबसे ज़्यादा नुकसानकारक जो पेस्ट है भिंडे में, सफ़ेद रंग की वाइट फ्लाई छोटी छोटी दिखाई देती है जो पत्ते के पीछे रहती है और रस चूस लेती है। इसकी वजह से पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं और सूखने भी शुरू हो जाते हैं। जिस भाग के ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक रहता है वहाँ पे ग्रोथ अटकना शुरू हो जाता है, और वाइट फ्लाई जवाबदार रहती है येलो वेन मोजेक वायरस के लिए। येलो वेन मोजेक वायरस के अंदर इंटरओबोवन जो नसें होती हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं, और कुछ कुछ जगह पर हरापन दिखाई देता है, तो बाद में पूरा का पूरा पत्ता येलो हो जाता है। नॉर्मली ये पेस्ट ने ये जो ओपी वैरायटी है इसमें ज़्यादा देखा गया है। अभी लास्ट 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ कि 10-12 सालों में जो वैरायटीज आई हैं अच्छी हाइब्रिड वैरायटीज, उसके अंदर येलो वेन मोजेक वायरस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे किसान आज भी ओपी वैरायटी लगाते हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी बोलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो उसमें आपको व्हाइट फ्लाई को खास कंट्रोल करने की जरूरत है। व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए आप 4 से 5 स्प्रे कर सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड का या डाइमेथियोएट का 10 दिन के अंतर पे। अगर ऑर्गेनिकली करते हैं तो आप उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप 2 से 4 ml प्रति लीटर ले सकते हैं। साथ में प्रति एकड़ येलो स्टिकी ट्रैप, पीले रंग के स्टिकी ट्रैप 15 प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दें ताकि व्हाइट फ्लाई का काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाए। अगर येलो स्टिकी ट्रैप आके भर जाते हैं तो आपको उसको वापस से चेंज करके नया लगा देना चाहिए। एफिड एफिड जो रहते हैं वो छोटा बच्चा भी और एडल्ट दोनों ही वापस सकिंग पेस्ट है, रस चूस लेते हैं, उसमें वापस से पत्ता कर्ल होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ अटक जाती है और धीरे धीरे पौधा सूख कर मर जाता है। जब एफिड का अटैक होता है तो अब काले रंग का मोल्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है और पत्ते के ऊपर चिकास भी आने चिकनापन भी आना शुरू हो जाता है और वो पत्ता बाद में सूख कर गिर जाता है। जब ड्राई कंडीशन रहती है, पानी की कमी रहती है, तो ये पेस्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और नॉर्मली छोटे पौधों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है बड़ों की बजाय। इसके मैनेजमेंट के लिए आपको जैसे पहले आगे बताया गया ऑक्सीडिमेथॉन मिथाइल का या डाइमिथियोएट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और जब सीड लगाते समय थाइमिथॉक्सान या इमिडाक्लोरोपिड का कोटिंग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से करना चाहिए। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का काले रंग का दिख रहा है, ये सब कीड़े दिखाई दे रहे हैं। मिली बग्स के अंदर भी दोनों छोटा वाला मिली बग और एडल्ट मिली बग जो पत्ते को चूस रहा है
चूसता है, फ्लावर के बड को चूसता है, पिट्यूल को चूसता है, फल को, सभी जगह पे लग जाता है। अगर अटैक बहुत ज़्यादा हैवी रहता है तो पूरा का पूरा प्लांट वीक हो जाता है और पौधे में से पूरा का पूरा पानी निकाल दिया जाता है। बहुत केस में क्या बोलते हैं कि चिकनाहटपन भी निकलना शुरू हो जाता है पौधे के ऊपर। ये जो सूट काले रंग का जो सूटी मोल्ड जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य प्रकाश लेने की क्रिया धीरे हो जाती है और जो फल के ऊपर मिलीबग लगे होते हैं वो मार्केटेबल नहीं रहते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू भी घट जाती है और इसकी वजह से ग्रोथ भी धीमा हो जाता है। ये मिलीबग्स है। मिलीबग के नियंत्रण के लिए आप प्रोपेनोफॉस है, क्विनालफॉस है, थायोडिकार्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नियंत्रण के लिए रेगुलरली वीडिंग करना चाहिए, खरपतवार को दूर रखना चाहिए। दूसरा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए अगर हमें मालूम पड़ गया है कि मिलीबग्स मर गए हैं। उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप भी मिलीबग्स का नियंत्रण के लिए खूब इफेक्टिव पाया गया है और काफी लोग इसे यूज कर रहे हैं। खूब अच्छा रिजल्ट आता है उसका भी, मतलब आपको केमिकल देने की जरूरत नहीं रहती है। रेड कॉटन बग, इसके अंदर भी दोनों नीम और एडल्ट दोनों पत्ते को और फल को चूस लेते हैं, पत्ता कर देता है। इसका मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने लीफ हॉपर के लिए बताया है, वही का वही मैनेजमेंट के लिए सेम प्रैक्टिसेस रहेंगी। स्पाइडर माइट, रेड स्पाइडर माइट, नॉर्मली रेड स्पाइडर माइट तब देखा गया है कि जब बहुत गर्म रहता है और ड्राई पीरियड रहता है। इसमें भी एडल्ट और नीम दोनों रस चूस लेते हैं और वो पत्ते के पीछे के साइड में रहता है। पत्ते के पीछे अगर आप देखते हैं और उसको अगर हम हाथ में यूं हाथ में लेते हैं तो हाथ में लाल लाल अगर आ जाता है तो हमें क्लियर कट हो जाता है कि ये रेड स्पाइडर माइट ही है। और पत्ते का जो आगे का भाग रहता है उसके ऊपर पीले पीले छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जैसे डॉट्स आ गए होते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप डाइकोफोल है, सल्फर है या स्पाइरोमेस्पिन है, केमिकल के अंदर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पाइडर माइट्स है। आगे आगे से इस तरह से दिखता है, पत्ते नीचे की तरफ घुस जाते हैं और कल हो जाते हैं और ये पीछे की साइड में इस तरह से दिखाई देता है। आप पीछे की साइड पे बायोक्लीन स्वीप का या निमोस गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका नियंत्रण के लिए, स्पाइडर माइट्स के लिए। ये हमारा बायोक्लीन स्वीप है, ये उत्कर्ष का निमोस गोल्ड है। रूट नॉट नेमेटोड, रूट नॉट नेमेटोड में गांठें बन जाती हैं जड़ों के अंदर, उसकी वजह से क्या बोलते हैं ग्रोथ धीरा हो जाता है और क्या बोलते हैं पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें उसकी जड़ें निकाल के देखना चाहिए कि अगर गांठें हैं तो हमें उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत रहती है। मैनेजमेंट के अंदर उसका नियंत्रण करने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन के अंदर, मतलब जो अगला क्रॉप आता है या पिछला क्रॉप रहता है तो हमें जैसे या सीरियल क्रॉप, मतलब कि दलहन वाले जो क्रॉप रहते हैं, मूंग है, उड़द है या बीन्स है, वो सब लेना चाहिए। दूसरा डीप प्लाउइंग, 2 से 3 बार डीप प्लाउइंग गर्मी में कर लेना चाहिए ताकि जो भी नेमेटोड्स हो वो मर जाएं सॉइल सोलराइजेशन की वजह से। दूसरा, अगर हमें बाद में भी मालूम पड़ता है कि अगर है तो जैविक नियंत्रण के लिए आप उत्कृष का निमेटोनिल ले सकते हैं पानी के साथ में, सोइंग से पहले भी ले सकते हैं या प्लांट के अर्ली ग्रोथ स्टेज में भी ले सकते हैं। निमेटोनिल के अंदर पैसिलोमाइसिस, पुचोनिया, क्लेडोस्कोपरिया, मेटारिजियम और दूसरे फंगस आते हैं। इसके अलावा निमेटोज भी है जिसमें से पैसिलोमाइसिस आता है। और अगर निमेटोड्स के साथ अगर वो फंगस भी देखने को मिल रहा है, आपका विल्टिंग का वाला एरिया है, तो आप नीमो फंगो भी यूज कर सकते हैं। येलो वेन मोजेक वायरस, जैसे व्हाइट फ्लाई के टाइम थोड़ा बताया था, ये सबसे खास करके ओपी वैरायटीज के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस वाला है बीमारी। ये क्रॉप के किसी भी स्टेज पर के अंदर क्रॉप के ग्रोथ को अटका देता है और उसकी वजह से ईल्ड भी बहुत ज्यादा घट जाती है। नॉर्मली इसका फैलाव सफेद मक्खी के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है। जब येलो वेन मोजेक वायरस दिखता है तो जो नसें रहती हैं वो पूरी की पूरी पीली होनी शुरू हो जाती हैं और बीच बीच में हरापन, हरे आइलैंड जितने बनने शुरू हो जाते हैं।
बाद में समय के साथ में पूरा का पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा अगर येलो वेन मोज़ेक वायरस आ जाता है तो पूरा का पूरा पौधा पीला या क्रीम कलर का हो जाता है और बिल्कुल भी हरापन उसमें रहता नहीं है। अगर शुरुआत में ही अगर येलो वेन मोज़ेक वायरस इस तरह से पत्ते हो जाते हैं जिसमें नसें पूरी की पूरी पीली हो गई हैं, शुरू से ही अगर अगर होता है तो फल के अंदर पूरा का पूरा पीलापन आ जाता है, एकदम छोटे रह जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो छोटा हो जाता है और पूरा स्ट्रक्चर रफ हो जाता है। कंट्रोल करने के लिए अगर आप में दिखता है तो तुरंत के तुरंत वायरस वाले प्लांट को वहाँ से निकाल देना चाहिए और उसके बाद में व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण करना चाहिए। व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण जैसे आगे ही बताया मैंने, कार्बोफ्यूरान का यूज कर सकते हैं, डाइमिथ्योट का कर सकते हैं, मेटासिस्टॉक का कर सकते हैं, नूवाक्लोन का कर सकते हैं अलग अलग समय। इसके साथ में आप नीम तेल का भी यूज कर सकते हैं और वायरस अगर शुरू में दिख गया है तो उत्कर्ष का वायरोज और वायरिम्यून आता है, उसका भी साथ में उपयोग करते हैं तो वायरस वहां पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। इनेशन लीफ कल विड्डी के अंदर इनेशन इनेशन का मतलब है कि गांठें जैसे बन जाती हैं। इसका भी जो बढ़ावा रहता है वो व्हाइट फ्लाई की वजह से रहता है और नॉर्मली वो लोअर सरफेस के ऊपर रहता है, पत्ते के छोटे छोटे गांठें बननी शुरू हो जाती हैं पत्तों के ऊपर। बाद में जो पत्ते रहते हैं वो एकदम रफ जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, पत्ते का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं और इवन डालियों के ऊपर भी छोटी छोटी गांठें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कई बार बहुत ज्यादा जब अटैक आता है तो बेंडिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि क्या बोलते हैं, पौधा पूरा का पूरा जमीन की तरफ आ जाता है और जो पत्ते रहते हैं वो बहुत ज्यादा थिक क्या बोलते हैं जाड़े होने शुरू हो जाते हैं और लेदर जैसा कि चमड़े की जैसा स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है, एकदम नरमाट पत्ते में से चली जाती है। अगर ऐसा दिखता है, ये देखो ये इस तरह का पत्ते अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, वो पत्ते पूरे कड़क हो जाते हैं। अगर दिखाई देता है तो हमें खराब वायरस इन्फेक्टेड वाले जो पौधे रहते हैं उनको निकाल देना चाहिए। व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना चाहिए, साथ में 4 से 5 स्प्रे डाइमेथियोड का, मोनोकोटोफोस का या फिर निमोस गोल्ड बायोक्लिनसिंग को साथ में यूज करना चाहिए ताकि व्हाइट फ्लाई की करे। और वायरोस और वायरिम्यून का ऑल्टरनेटिवली एक बार वायरोस का एक बार वायरिम्यून का करते हैं तो भी इसका नियंत्रण अच्छा खासा देखा गया है। नए पौधे पे नहीं आएगा, जिस पे आ चुका है उसका नियंत्रण कम देखा गया है, लेकिन नए पौधे पे नहीं आता अगर आप वायरिम्यून का और वायरस का उपयोग करते हैं तो। डैम्पिंग ऑफ मतलब अचानक से मर जाना। जब भी ठंडक और या क्लाउडी वेदर या साथ में भेज बढ़ जाता है, जमीन बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं गीली होती है, एकदम जमीन टाइट रहती है, हवा अंदर नहीं आ रहा और पौधे एक दूसरे के पास में हैं, तो ये कंडीशन खूब फेवरेबल रहती है डैम्पिंग ऑफ के लिए। डैम्पिंग ऑफ की वजह से छोटा सा पौधा एकदम छोटा जैसे उगता है वैसे आते ही मर जाता है। डैम्पिंग ऑफ का जब इन्फेक्शन दिखाई देता है तो उसकी वजह से जर्मिनेशन को बहुत खराब दिखाई देता है, पौधों की संख्या बहुत घट जाती है। अगर जो रोग है वो क्या बोलते हैं कि उगने के बाद में है तो पौधे मरने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है। कितना नुकसान है वो डिपेंड करता है कि जमीन के अंदर फंगस का प्रमाण कितना ज्यादा है या एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। जो पौधा अगर आपका डैम्पिंग ऑफ का फंगस अगर जमीन में है तो एक तरह की लेजियन डेवलप होना शुरू हो जाता है सरफेस के पास में, मतलब कालापन होना शुरू हो जाता है। उसके नीचे का जो भाग रहता है वो नरम हो जाता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा छोटा सा पौधा ही मर जाता है। यहाँ से पौधा मरता है एकदम नीचे से, या ये वाले भाग से। ये देखो ये डैम्पिंग ऑफ हो रहा है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, वो उसकी वजह से भी हो जाता है। सीड को ट्रीटमेंट देना चाहिए ट्राइकोडर्मा के साथ में, उसका ट्राइकोस के साथ में, या केमिकल हो तो थायरम के साथ में देना चाहिए। सॉइल को ड्रेंचिंग करना चाहिए, अगर केमिकल कर रहे हैं तो डाइथेम मतलब मैंगोजेब का या कार्बेंडिज्म का करना चाहिए, या फिर उत्कर्ष पंक्री भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके सामने।
बाकी फील्ड को रेगुलरली देखते रहना चाहिए कि इसमें डिजीज नहीं है, और अगर इस तरह के पौधे दिखाई देते हैं तो उसको निकाल देना चाहिए और उसको खत्म कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट भी एक फंगस के साथ में होता है जो बहुत लंबे समय तक जमीन में रहता है। शुरुआत में पौधा टेम्पररी विल्टिंग दिखाई दे रहा होता है, जो बाद में चल के परमानेंटली एक साथ में पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। अगर जिसके ऊपर विल्ट का असर दिखाई देता है, वो पत्ते पहले पीले होने शुरू हो जाते हैं। उसका जो कड़कनेस रहता है वो मतलब सीधा रहना, वो ढीला होना शुरू हो जाता है यूं, और वो ड्रूपिंग हो जाता है, मतलब गिरना शुरू हो जाता है और बाद में वो मर जाता है। पुराने पत्तों के अंदर पत्ते एकदम सूख कर ढीले हो जाते हैं और पीला और ब्राउन होकर पौधा मरना शुरू हो जाता है। इस तरह से पौधा अचानक से सूखना शुरू हो जाता है, एकदम हरा पौधा होता है और अचानक से मरना शुरू हो जाता है वो। इसके नियंत्रण के लिए हमें बार बार भिंडी का क्रॉप, ओखरा का क्रॉप सेम जमीन में नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा विल्ट का देखा गया है तो क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए, ताकि जो विल्ट के जो है उसका कंट्रोल हो सके। 2 से 3 स्प्रे करने चाहिए डाइनो कैप के या कार्बनिज्म के, जैसे ही सिम्टम दिखने शुरू हो जाए 5 से 6 दिन के अंतर पे। उत्कृष्ट पंखफ्री का भी आप पानी के साथ देते हैं अगर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। पाउडरी मिल्ड्यू, ये नॉर्मली पुराने पत्तों में और स्टेम्स में नीचे के भाग में देखा जाता है। ईल्ड घट जाती है अगर और प्री मैच्योर जो पत्ते रहते हैं वो मैच्योरिटी से पहले ही सूख कर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका नॉर्मली बरसात के अंदर जब भेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा ओस दिखाई देती है, तब ये पाउडरी मिल्ड्यू का असर दिखाई देता है। जब ये पाउडरी मिल्ड्यू दिखाई देता है तो छोटे छोटे गोल राउंड वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने पाउडर का स्प्रे किया हो, पत्ते के ऊपर के भाग पे दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे करके ये जो स्पॉट रहते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर सूखापन आना शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा मतलब पूरा क्लियर दिखाई देता है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है। ये देखो, ये पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम्स है। ये जो स्पोर रहते हैं वो अगर हवा चलती है तो उसकी वजह से दूसरे पौधों पे जाते हैं, वो उसको भी नुकसान करते हैं। जो पत्तों पे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, फिर सूख कर ब्राउन हो जाते हैं। और जैसे आगे मैंने बताया कि प्री मैच्योर समय से पहले पत्ते गिर जाते हैं और उसकी वजह से ग्रोथ नुकसान हो जाती है। नॉर्मली कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिशन जितना चाहिए रहता है उसको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन मिल जाना चाहिए। अगर आपका पौधा बहुत हेल्दी है, अगर पत्ते बहुत अच्छी संख्या में हैं, डालियां भी अच्छी हैं, तो ये नॉर्मली पाउडरी मिल्ड्यू देखा नहीं जाता है। नॉर्मल जो पौधा स्ट्रेस में है, वीक पौधा है, जिसको न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिला है, तो वो देना चाहिए। इसके लिए हमने आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दिया है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का, आप उसको फॉलो करते हैं तो ये आपको नॉर्मली बिल्टिंग है या पाउडर मिट्टी है वो देखा नहीं जाएगा। बाई चांस तो भी देखने मिल जाता है तो आप वेटेबल सल्फर है, कार्बनिज्म है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या उत्कर्ष पंपरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा 1 वीक के अंतर पे। उसकी वजह उससे आराम से पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाता है। ली स्पॉट, ली स्पॉट में इस तरह के फंगस डेवलप हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के, पहले बाहर से ब्राउन होते हैं, बाद में अंदर जाके सूख जाते हैं। इसकी वजह से ही पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या बोलते हैं, जो डिजीज वाला जो मटेरियल रहता है उसको निकाल के तोड़कर दूर फेंक देना चाहिए, ताकि ये रोग आगे नहीं बढ़े। स्प्रे करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या जाइनेब का स्प्रे कर सकते हैं। उत्कर्ष पंपरी का भी स्प्रे कर सकते हैं शुरुआत के समय, ताकि हर 7 दिन 15 दिन में स्प्रे करते हैं तो पूरा ये ली स्पॉट कंट्रोल में रहता है। ये पंखुड़ी है। पंखुड़ी के बारे में मैंने काफ़ी बताया, लेकिन पंखुड़ी पूरा जैविक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम, एम्पेलोमाइसिस, क्विस पॉलिस और दूसरे स्पीशीज आते हैं। पूरा का पूरा जैविक प्रोडक्ट है। ट्राइकोडर्मा विरिडी हमारा ट्राइकोजेल और सूडोमोनास सूडोजेल भी है। ये भी अलग अलग रोगों को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी अलग अलग डेफिशिएंसी के बारे में देखते हैं और उसका कैसे नियंत्रण कर सकते हैं।
लोअर लीव्स के अंदर इस तरह से नसें अगर येलो हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को मैंने सुनील जी पूरा बताया है कि कैसे कर सकते हैं नियंत्रण। मैं वापस स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगर आप पाउडरी मिल्ड्यू आता है तो वेटेबल सल्फर है, कार्बेंडिज्म है, हेक्साकोनाजोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थाइफिनेट मिथाइल का भी कर सकते हैं, और जैविक तरह से करना चाहते हैं तो उत्कर्ष फंग फ्री का कर सकते हैं। पत्ते इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी में पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, लोअर लीव्स ग्रोथ अटक जाता है। अगर नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है तो आप यूरिया है, यूरिया फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, डीएपी एमएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉस्फोरस की जब कमी रहती है तो ऐसा पर्पल कलर का पत्तों पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से रूट डेवलपमेंट ढंग से नहीं होती। जो पॉड जो बन रहा है, अंदर का जो पॉड होता है, जो बीज वाला होता है, वो भाग अच्छा डेवलप नहीं होता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। उसके लिए आप बेजल डोज में कर रहे हैं तो एसएसपी, टीएसपी या डीएपी का इस्तेमाल करिए। हमारे जैसे हमारा शेड्यूल है, स्प्रे में 1261 0 0 52 34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी के साथ में हॉर्स पावर दे सकते हैं जो पॉलीफॉस्फेट है, जिसमें 3 तरह के फॉस्फोरस आते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, तीनों तरह के। पोटेशियम की कमी के अंदर नॉर्मली जो पत्ते रहते हैं पीला पड़ना शुरू हो जाता है, जो धार होती है वो जलनी शुरू हो जाती है, और वो नॉर्मली लोअर लीव्स के अंदर होता है, नीचे वाले पत्तों के अंदर पीला पड़ के ब्राउन हो जाते हैं पत्ते। उसके नियंत्रण के लिए, मतलब उसका डेफिशिएंसी कंट्रोल करने के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे के अंदर एसओपी, पोटेशियम नाइट्रेट, एमकेबी का यूज कर सकते हैं। अगर हम 19-19 या 13-40-13 दे रहे हैं तो उसमें भी हमको क्या बोलते हैं, पोटेशियम मिल जाता है। मैग्नीशियम की कमी के अंदर जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होने शुरू हो जाते हैं, जो नसें होती हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं, बाद में पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। उसकी वजह से ग्रोथ वो क्या बोलते हैं, कम होनी शुरू हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम ईडीटी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रैल में हम लोग मैग्नीशियम नाइट्रेट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगले महीने से मैग्नीशियम नाइट्रेट भी हमारे मिलना शुरू हो जाएगा। जिंक की कमी के अंदर ब्राउन कलर का स्पॉट आना शुरू हो जाता है, जैसे ये कर देख रहे हैं, लीच स्पॉट जैसा दिखाई दे रहा होता है। और पत्ते थिक जाड़े होने शुरू हो जाते हैं और बुशी जैसा अपीयरेंस आना शुरू हो जाता है। उसका नियंत्रण के लिए आप जमीन में जिंक सल्फेट 20% या 33% दे सकते हैं। स्प्रे के अंदर आप जिंक ईडीटीए 12% वाला दे सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर जो रहता है, नसें पूरी की पूरी नए पत्तों के अंदर जैसे क्या बोलते हैं, वायरस आ गया हो ऐसा लगता है। नसें पूरी की पूरी हरी होती हैं और बाकी का पूरा भाग पीला हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप पैरासल्फेट जमीन में दे सकते हैं। ड्रिप में आप एफी दे सकते हैं 6% वाला, या आप स्प्रे कर सकते हैं एफीडीडीए का, ये फिगरो का, या आप एफीडीटीपी है जो हम एफी एक्वेरियम के नाम से देते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर जो फल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। किसी ने फल को हाथ से दबा दिया हो ऐसा लगना शुरू हो जाता है। पौधे जो फल छोटा रहना शुरू हो जाता है और बड़ा नहीं होता है, शेप भी उसकी अच्छी नहीं बनती है। उसका बोरॉन की डेफिशिएंसी को आप दूर करने के लिए जमीन में आप बोरेक्स दे सकते हैं। और आप बी शेप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट जैसे बोरॉन 20% आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। कैल्सी बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। एफ एनहांसर जो ईडीटी फॉर्म में आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। मैंगनीज की कमी के अंदर जो वेन्स के बीच का जो भाग रहता है, ये जैसे ये सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी के लिए आप जमीन के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे मैग्नीशियम 30% आता है, वो दे सकते हैं। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो मैंगनीज ईडीटीए हमारा उत्कृष्ट का मैंडेट का स्प्रे कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग नॉर्मली 45 से 60 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। कैसे डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आपने लगाई है और कौन से सीजन में लगाई है। जो साइज होता है पॉड का और स्टेज वो भी वापस डिपेंड करता है कि कुछ मार्केट के अंदर लंबी पॉड चलती है, कुछ पे छोटी चलती है। नॉर्मली मीडियम साइज का जो भिंडी होती है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी,
वो तोड़ लेनी चाहिए। उसके हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक साथ में सारे के सारे फल तैयार नहीं होते, तो हर तीसरे चौथे दिन में करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली फल को नहीं तोड़ते हैं तो फल बड़ा हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा बड़ा फल होता है उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो कड़क हो जाते हैं, और वो उस फल का क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है, और उसका आधा रेट मिलता है। नॉर्मली 2 से 3 इंच का जब फल होता है उस समय हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तीन कई अगर आपका क्या बोलते हैं ग्रोथ बहुत अच्छा है तो हर एक दिन छोड़ के भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली उसको काट कर कैंची के साथ में काटना चाहिए, और जो कटर से अगर स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है तो उसको जो हार्वेस्टिंग है जब हम करते हैं तो ग्लव्स पहन के करना चाहिए, क्योंकि भिंडी के अंदर कांटे टाइप होता है, जो कांटे हाथ में कांटा जैसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। कुछ वैरायटी होती है जिसमें कांटे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर वैरायटियों के अंदर कांटे लगते ही हैं, तो ग्लव्स पहन के हार्वेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन भिंडी में खाते समय वो कांटे नहीं लगते हैं, तोड़ते समय ही लगते हैं। और ईल्ड कितनी आएगी वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, कौन से सीजन में कर रहे हैं। नॉर्मली 4 से 8 टन ओपी वैरायटी के अंदर देखा गया है, और अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ आपको भिंडी का प्रोडक्शन मिलता है। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया है। ये हमारे प्रोडक्ट अमेजन पे भी अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट www.utkarsh agrochem.com पे भी अवेलेबल हैं। अब हमने फ्लिपकार्ट पे, एग्री बेगरी, इन सब के ऊपर भी भाई हमारे प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हो गए हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारी कंपनियां और बनाती हैं, जैसे कि कोकोपीट, हाइड्रोपोनिक्स के लिए मीडिया है, कोकोपीट है, वर्मिक्यूलाइट है, परलाइट है। हाइड्रोपोनिक्स के पूरी की पूरी रेडी टू यूज रेंज है हमारी, ग्रो माइक्रो ब्लूम सीरीज, कैलमैंग है, पीएच अप पीएच डाउन है। वाटर सॉल्युबल के अंदर हमारे पास कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सोनाइट, बोरोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। फिर नेचुरल प्रोटेक्टर के अंदर हमारे पास नीम ऑयल है 300 पीपीएम, 1500 पीपीएम, 10,000 पीपीएम, शील्ड, थ्रिपोज, माइटोज, वायरस, वायरीम्यून, फंगनिल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हम लोग सेल करते हैं, जैसे कंपोस्ट है, नीम केक है, कैस्टर केक है। फिर पीजीआर आधारित भी हमारे प्रोडक्ट्स खूब प्रख्यात हैं। यूमिनोज हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। फिर एमिनोज है, लिक्विड एमिनो एसिड, जाइमोज, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, बीम प्लस है फल को बड़ा करने के लिए। फीमेल फ्लावरिंग के लिए फेमगोल्ड है, नेचुरल फ्लावरिंग के लिए पैंथर है, रूट्स मल्टीप्लायर है रूट्स बनाने के लिए। जैविक के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, ये पूरी बायो फर्टिलाइजर है, एनपीके के, जिंक, सल्फर के। फिर कंसोर्टियम्स भी हैं माइक्रोब्स के नाम से। बायो पेस्टिसाइड के अंदर सिंगल वाला ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, पेसिलोमाइसिस, बिवेरिया, वर्टिसिलम लिकेनी, मेटरीजियम, और इनका कॉम्बिनेशन है बायो क्लीन स्वीप, निमेटोनिल। खूब रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव प्रोडक्ट है। दूसरा ईडीडीएच चिलेटेड के अंदर पूरा का पूरा रेंज हमारे पास में है। फर्टिलाइजर के अंदर एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी पूरा रेंज है। एमिनो एसिड चिलेटेड के अंदर भी एनपीके है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, कैल्सीबोरॉन है। स्प्रेडर्स भी 2 तरह के हैं। अब आप चैट बॉक्स के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको सबको अनम्यूट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको कोई भी सवाल आया हो भिंडी की खेती के बारे में। अगर आपका वीडियो का कोई भाग अगर आपका मिस हो गया हो तो आप हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रोकेम, उसको आप सब्सक्राइब करें। और ताकि आपको रेगुलर हम लोग हमारे वेबिनार होते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, आपको हर वेबिनार के बारे में डिटेल मिलने शुरू हो जाए। अभी हम एक और नई सीरीज भी लाने वाले हैं जिसके अंदर के बारे में छोटे छोटे वीडियो लगा रहता है वेबिनार। छोटा किसानों की छोटी छोटी प्रोजेक्ट रहती है, ब्लड आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भिंडी को वो नया नया फल जब निकलना शुरू हो जाता है, क्वालिटी अगर अच्छी है, फर्टिलाइजर रेगुलर देते रहे तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइडेड नेमेटोड नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, तो आप इज देयर अ प्रोडक्ट ब्रोशर विद ऑल डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट? यस है सुनील जी, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा।
और प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल भी है हमारे पास। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी सीड, नोन कंपनीज है, सिंजेंटा है, वो है, नर्सरी है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आपके यहाँ पे वैरायटी चल रही हो वो लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि भिंडी के अंदर आपको हाइब्रिड लेना चाहिए, दूसरी वैरायटी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आज भी क्या बोलते हैं, ये वायरस का प्रॉब्लम है। हाइब्रिड वैरायटीज के अंदर लास्ट 10 सालों से मैंने वायरस नहीं देखा है। प्लांट शुड नॉट बी प्लांटेड विद ओकरा। ओकरा के अंदर जिन भी फंगस आता है, जैसे अपना बैक्टीरिया, फिर ये वेले वाली चीजें हो गई, प्लांट के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लगाना चाहिए कास्ट वाला। हाँ, फर्टिलाइजर शेड्यूल में ग्रुप में शेयर कर दूंगा अजय जी। अनेबल टू सो मच डिस्टरबेंस ऑन अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कहीं और? मतलब मैंने सबको अनम्यूट करने का बोला है, तो किसी के बैकग्राउंड से शायद आवाज मुझे भी आ रहा है। जल्दी कीजिए अगर आपको। ओके, अब आवाज बंद हो गया। आप अगर अनम्यूट कर रहे हैं तो प्लीज सवाल पूछिए, नहीं तो क्या रहता है कि डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। कौन सा सर, आप वापस से कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं अहमद जी? ये बीज के बारे में, चलो गुड क्वालिटी सीड के बारे में वापस आपके बारे में बोल देता हूँ कि कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो भिंडी के अंदर बहुत सक्सेसफुल है। सिंजेंटा है, महीको है, फिर नूनहेम्स है, नामदारी है। इन सब की लोग हर एरिया के अंदर वैरायटीज रहती हैं कि ये वैरायटी इस एरिया में चल रही है, तो आपको आपके एरिया में जो भिंडी की वैरायटी ये इन कंपनीज की, पॉपुलर कंपनीज की हो, तो आप उसको यूज करिए। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लांट नहीं लगाना चाहिए। जिन प्लांट्स के अंदर जैसे बैंगन है, फिर क्या बोलते हैं, सभी तरह के गॉड्स हैं, फिर मिर्ची है, तो जिसके ऊपर भी व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज्यादा आता है, वो बिल्कुल भी भिंडी के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भिंडी के ऊपर व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड का अटैक बहुत ज्यादा आ जाता है। अभी आपको जवाब मिल गया अहमद जी? आप कोई भी अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सवाल। मैं ग्रुप के अंदर जो मेरे क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन दिए हैं वो भी शेयर कर दूंगा, जो उसकी इमेजेस हमने बनाई वो भी कर दूंगा, हमारे आप प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं वो भी शेयर कर दूंगा। और कल या पर कल तो नहीं, कल छुट्टी है, तो 2-3 दिन के अंदर उसका वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। और अगर कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। आपने प्लीज शेयर द स्लाइड्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ट्रीटमेंट। अलग मैं पूरा का पूरा वीडियो शेयर करने वाला हूँ सुनील जी, तो आपको सब देखने को मिलेगा। लियोसिन मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स स्प्रे? लियोसिन का स्प्रे 4-5 बार कर सकते हैं शुरुआत में, आपका सोइंग से 4 लीव स्टेज, 6 लीव स्टेज में आप कर सकते हैं 4 बार 5 बार, लेकिन डोज बहुत कम रखना चाहिए। जैसे शुरुआत में 15 लीटर पानी के अंदर 3 ml से शुरू करना चाहिए, 3 ml, 5 ml, 7 ml, इस तरह से ही करना चाहिए, ज्यादा डोज नहीं लेना चाहिए। आपको इसका हाइट कंट्रोल में रखना है, मेन रीजन वही है। ब्रिंजल का वेबिनार भी करेंगे पक्का। अपना अप्रैल में अभी कोई वेबिनार नहीं, क्योंकि कोई क्रॉप उसके बाद में आता नहीं है, लेकिन मई में मैं डबल वेबिनार करूंगा। डू सीड नीड टू प्लांट डायरेक्टली और पॉटेड सेपरेट? सर डायरेक्टली करते हैं अहमद जी, डायरेक्टली सीड लगाया जाता है, इसके अंदर अलग से प्लांट नहीं बनाया जाता। भिंडी के अंदर डायरेक्ट प्लांटेशन होता है। ये वीडियो आप देखने के बाद में आप उसमें कमेंट्स भी लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट वी कैन एक्सपेक्ट? हाइट हाइट क्या है कि हाइट जितनी नहीं जा रही है वो महत्व का है। हाइट जितनी ऊंची चली जाएगी ना, तो क्या रहता है, भिंडी ऊपर ऊपर लगती है, नीचे नहीं लगती बाद में।
तो उसका हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो एक एक लिमिट के बाद में आपका लंबी हाइट के बाद में हार्वेस्टिंग इतना मुश्किल हो जाता है कि आप नहीं कर सकते। 6 फुट भी हाइट जाती है, 7 फुट भी जाती है, लेकिन 6-7 फुट की हाइट का जो फल हार्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हाइट जितनी धीरे बढ़े, जितनी कम बढ़े, उतना हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि नए पत्ते जैसे आते हैं, नए पत्ते के साथ में फल आता है भिंडी के अंदर। इज इट नेसेसरी टू टेक एनी? सर मैंने बताया, जैसे हमने अपना हमारा मार्वल करके हॉर्मोन्स है जिसके अंदर जीए, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड के बारे में मैंने बताया है, तो आप वो स्प्रे करते हैं तो अच्छा रहता है। और जैसे मैंने ओरली भी बताया कि लियोस्पिन का स्प्रे करिए ताकि हाइट मेंटेन रहे, तो आपको उसके अंदर फायदा होगा। तो हार्मोन का उपयोग जरूरी रहता है। हाउ मच यील्ड कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच प्लांट? सर ईच प्लांट नहीं रहता है आपको पर एकड़ का, जैसे मैंने बताया है कि 8 से 10 टन प्रति एकड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईच प्लांट का मेजरमेंट करना, मतलब मैंने ऐसा कैलकुलेट, उल्टा कैलकुलेट नहीं किया है। नंबर ऑफ प्लांट से आप गिन सकते हैं, मतलब उसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 8 से 10 टन के लिए। पीजीआर का मेरा वेबिनार हो गया है, पिछले हफ्ते था अजय जी। पीजीआर का वेबिनार ऑलरेडी लास्ट वीक था, तो आप वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर रख दिया गया है और आप देख सकते हैं उसे। पिछले संडे ही था। आप यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा जो भी हमारे नए वेबिनार आते रहेंगे उसके बारे में। आर देयर मेल फीमेल इन ओकरा? नो सर, देयर इज नो मेल फीमेल प्रॉब्लम इन ओकरा, नो प्रॉब्लम। जो भी फूल आता है, हर फूल के ऊपर फल आता ही आता है। आपको इसके अंदर बनाना के लिए तो मैंने बहुत बार वेबिनार किया है सर, मेरे बहुत सारे वीडियोस है बनाना के ऊपर नीलेश जी। आप हमारे चैनल पे देखिए। हमारे चैनल का नाम है उत्कर्ष एग्रो, उत्कर्ष एग्रो कैम्प, यूट्यूब के ऊपर। मैं ग्रुप के अंदर यूट्यूब का लिंक भी डाल दूंगा। टमाटोस को प्लांट नहीं करना चाहिए। टमाटोस के अंदर वापस से, टमाटोस के अंदर बहुत वाइट फ्लाई आती है, नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं। आपको मैंने जैसे बोला है सीरियल्स, मतलब कि दलहन जिसे बोलते हैं, मूंग है, उड़द है, काउपी मतलब चौली है, लोबिया जिसे बोलते हैं, तो वही सब आप लगा सकते हैं जिसके ऊपर व्हाइट फ्लाई का अटैक या सकिंग पेस्ट का अटैक ज्यादा नहीं आता हो। आप ये भी लगा सकते हैं, गेंदा फूल भी लगा सकते हैं, वो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। और अगर कोई सवाल हो तो आई एम अवेलेबल, मेरा नंबर, मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ। आप फोटो के साथ मुझे शेयर कर सकते हैं। आप वैरायटी के बारे में मुझे, हमारे लोकल वैरायटी के बारे में मुझे मालूम रहता है। डज इट नीड सनलाइट कंटिन्यूसली? यस सर। ये दिस इज अ, ये गर्मी और हाई ह्यूमिडिटी का वाला क्रॉप है, इसलिए मैंने अभी इसका वेबिनार किया कि अभी जनवरी फरवरी मार्च में प्लांटेशन होता है और होता है। सनलाइट अगर अच्छी रहती है तो इसका ग्रोथ अच्छा रहता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर नहीं। प्लानिंग ओकरा दिस मंथ बाय 15, सर आप लगा दीजिए। दिस इज द राइट टाइम, भाव अच्छा मिलता है। तो क्या रहता है कि मानसून के अंदर ज्यादातर सब किसान साथ में लगाते हैं तो भाव अच्छा नहीं मिलता है। लोग जो भी जनवरी फरवरी मार्च में लगाता है उसको रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। सिर्फ आप ये हाइट के बारे में देखना, हाइट कंट्रोल रखना आप। हाउ मच क्लोज? मैंने स्लाइड शेयर करता हूं मैं डिस्टेंस के बारे में। 80 बाय 45, एक मिनट,
लगता है आपने शायद शुरू से वेबिनार नहीं देखा होगा, लेकिन आपके लिए स्लाइड वापस से शेयर कर देता हूँ। प्रूनिंग सर कर सकते हैं, हाँ सर, प्रूनिंग हाइट आपकी बढ़ जाती है तो प्रूनिंग कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल के ऊपर भी सर मेरा वेबिनार हो चुका सुनील जी। पेस्ट कंट्रोल मतलब इंसेक्ट के ऊपर भी हो गया है, डिजीज के ऊपर भी हो गया है, दोनों दोनों उस पर अवेलेबल है सर। इट इज डन सुनील जी, ये मेरा लास्ट मंथ में था। काफी सारे वेबिनार्स हो चुके हैं, आप वेबिनार देखिए, बहुत आपके यूजफुल रहेगा आपके लिए। एक्चुअली क्या है, आप लोग डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से मैं वेबिनार करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग क्रॉप्स पे काम किया है। एक मिनट जरा, स्लाइड वो वाली इंटरकल्टिवेशन रिकमेंडेशन। सर ये प्लांटिंग डिस्टेंस 75 बाय 30 सेंटीमीटर और 60 बाय 45 सेंटीमीटर, दो रो के बीच में 75 या 60 सेंटीमीटर, और अगर 75 रख रहे हैं तो 30 रखिए, 60 रख रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर दो बीच के बीच में रखिए। हेमंत जी आपके लिए। What can we use for pest and disease on organic and natural farms with your product? Sir, I have shared everything. मैंने सभी स्लाइड के अंदर केमिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक सब दिया है। आप ये पूरा वेबिनार वापस देखना, लगता है आपने काफी मिस किया होगा। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको लिंक ग्रुप में भी डाल देंगे, यूट्यूब में डालने के बाद में सी इट अगेन। अदरवाइज मैं तो अवेलेबल हूँ ही। Thank you again for being so much participative. स्टिल कुछ भी बचा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं अवेलेबल हूँ, और क्या बोलते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल मी फॉर आस्किंग एनी टेक्निकल क्वेश्चन। सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि आप खाली पहले अपना फोटोग्राफ शेयर कर देना, बाद में आप फोन कर सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।